इधर पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने लैंसडाउन क्षेत्र में पटवारी और कानूनगों पर लग रहे रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच बैठा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 3,000 रुपए मांगे जाने और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को अपशब्द भी कहे जा रहे हैं। इस संबंध में प्रकरण मेरे संज्ञान में जब लाया गया तो एसडीएम से हम जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं और जैसे ही उस संबंध में उस पूरे प्रकरण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी है। बिरला परिसर में 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इस बार 6500 छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छात्र संघ चुनाव के लिए अलग अलग पदों के लिए 16 छात्रों ने नॉमिनेशन करवाया है। तो 4 नॉमिनेशन हुए हैं। गौरव मोहन सिंह नेगी, कैवल्य जखमोला, अमन वल्लभ पंत और वैभव सकरानी। उपाध्यक्ष पर तो दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया, एक रॉबिन सिंह, दूसरा चैतन्य कुकरेती। और सचिव पद के लिए भी 2 ही प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, सम्राट सिंह राणा है, दूसरे हैं सूरज नेगी। अब सह सचिव पद पर भी 2 ही प्रत्याशियों ने किया, एक रंजना और दूसरा सूरज सिंह। कोषाध्यक्ष पद पर 3। वहीं बड़कोट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण पाली गांव में अधिकारी और ग्रामीणों के बीच मारपीट का पूरा मामला है। कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं लोग। खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़कोट में अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं। आपको बता दें कि पाली गांव में अधिकारी और ग्रामीणों के बीच मारपीट का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज जो ये लोग हैं इनके तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और अनिश्चितकालीन धरने पर ये ग्रामीण बैठ गए हैं। तो खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ इन लोगों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। इधर रुड़की में खेतों में तमंचा लहराने और फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपी के पास से तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद के दौरान तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि 2 अभी भी मौके से फरार चल रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, खेत में तमंचा लहराने का ये वीडियो वायरल हुआ और इस पर ये कार्रवाई हुई है। वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी हरिद्वार से है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में इरफान के खिलाफ पहले भी 10 मामले दर्ज हैं। हरिद्वार के निर्मल पंचायती अखाड़े में संतों के 2 गुटों के बीच विवाद हो रहा है, जिसके बाद अखाड़े के संतों ने सुरक्षा की मांग की है। दरअसल पंजाब से हरिद्वार पहुंचे कुछ संतों को लेकर अखाड़े में विवाद हो गया था और इस दौरान पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा था। 1993 से लेकर के इस अखाड़े के श्री महंत परमाध्यक्ष श्री श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी चले आ रहे हैं, जिनको 1993 में पूरे निर्मल भेख ने पूरे 13 अखाड़ों में पूरे साधु समाज ने जिनको नियुक्त किया था। अब 10-20 लोग इकट्ठे होकर के, जिनका श्री पंचायती अखाड़े से कोई संबंध नहीं है, निर्मल पंचायती अखाड़े के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सदस्य तक नहीं है। देहरादून में रिटायर्ड कर्मचारियों ने कमल का साथ थाम लिया है। 25 रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने इन्हें सदस्यता दिलवाई है। तो देहरादून में भाजपा का सदस्यता अभियान, 25 रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। और इधर छावला सामूहिक दुष्कर्म मामले के पीड़ित परिवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात की है। सीएम धामी ने लड़की के पिता कुंवर सिंह नेगी से बात की और इंसाफ की लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। हाँ नमस्कार नेगी जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज़ 24 चैनल पे हूँ सर।
अच्छा अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ, दिल्ली में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ, देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा। जी, आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना? जी सर। ठीक है नीति जी। वहीं हरिद्वार जिले में बसपा एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। बसपा के प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद रुड़की पहुंचे। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि बसपा पहाड़ पर अपना जनाधार बढ़ा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। तो रुड़की के दौरे पर रहे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और पहाड़ पर फिर से एक बार बसपा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। 2027 के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बसपा प्रदेश प्रभारी है इमरान मसूद, जो कि रुड़की के दौरे पर रहे और बसपा के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बैठक की। लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि हम उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएं, और उसी लिए हम काशीपुर गए और पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएंगे। हम लोग आधार को मजबूत करने में लगे। 2027 में हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा हम 2027 में स्वीप करेंगे और हरिद्वार के परिणाम भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे सहारनपुर के अंदर स्वीप हो। इधर बड़कोट में एक जिंदा महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखा दिया गया। बुजुर्ग महिला पिछले कई महीने से अपनी पेंशन का इंतजार कर रही है, मगर जिला समाज कल्याण विभाग ने महिला को मृत मान लिया और उसकी पेंशन रोक दी है। बड़कोट की मालदेई नाम की ये महिला सरकारी सिस्टम की लापरवाही का शिकार है। सरकारी विभाग का कारनामा देखिए, उसने मालदेई को मृत मान लिया, जिस वजह से इनकी बुजुर्ग पेंशन भी रुक गई है। उत्तरकाशी में जब हमने कहा सर क्या कागजी कार्रवाई करनी है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई, आधार कार्ड देना है, कुछ ऐसा करना है, तो मतलब जब उन्होंने कागजों की खोजबीन की सर, तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा और ग्राम प्रधान द्वारा माताजी को मृत्यु घोषित किया गया था। और ये आम सभा, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ घोषित किया, ये इनकी क्या रंजिश थी मुझसे, मतलब क्या ये था इनका, इसलिए इस वजह से मतलब इन्होंने मतलब ऐसा किया। मालदेई को समाज कल्याण विभाग से बुजुर्ग पेंशन मिल रही थी, मगर पिछले कुछ महीने से उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। महिला के बेटे ने जब समाज कल्याण विभाग के दफ्तर जाकर जानकारी ली, तब इस बात का खुलासा हुआ कि सरकारी कागजों में मालदेई मृत है। इस संबंध में अभी ये प्रार्थना पत्र आया है। इस संबंध में मेरे द्वारा ग्राम प्रधान और जो ब्लॉक में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं विजय टमटा, जो तत्कालीन थे, जिनके द्वारा इनको मृत घोषित किया गया है, उनको मेरे द्वारा थाने में बुलाया गया। एक जिंदा महिला कैसे मृत हो गई और ये सब किसकी गलती से हुआ है, इस पर अधिकारी खामोश हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि ये साबित किया जा सके कि मालदेई अभी जिंदा है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों अराजक तत्वों, शराब और नशे को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कड़ी में चंपावत में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। तो पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। थाना बनमसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोग शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसमें MB एक्ट, 81 पुलिस एक्ट, 83 पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव ले रही है और इसी कड़ी में कमेटी के सदस्य उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों से रायशुमारी की। ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर फादर जोसेफ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि UCC से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पर्सनल लॉ है, इसमें 16 साल लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सिविल लॉ, हमारा पर्सनल लॉ ये कहते हैं आप जिस देश में हैं उस देश का लॉ, अभी हम 18 और 21 है, तो
कुल मिलाकर जो ईसाई जो कम्युनिटी है एक अडाप्टिव नेचर का है, जिस देश में उस कानून को अपना लेते हैं। और जितने भी मेन मुद्दे 8 बातें आपने की है, जैसे मैरिज, पॉलीगमी, लिविंग रिलेशनशिप, ये सारे जो देश का रूल है उनको अपनाने के लिए ईसाई कम्युनिटी तैयार है। इस पर भी एक ठोस निर्णय होना चाहिए कि 2 बच्चे से ज्यादा जो है, ये मेरा एक सुझाव है कि हमने खाली पॉलिटिकल लोगों को लोग लगा रखी है, लेकिन ये वास्तव में ये समस्या है और इस पे सॉलिड निर्णय सरकार को लेना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आपकी समिति जो बनी है उससे पूरी तमाम उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। वहीं करप्शन को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल कर रही है कि जब वो 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो करप्शन कम क्यों नहीं हुआ। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। बात कह रहे हैं आज सत्ता से हट गए इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार किसकी है और वो किस पार्टी के नेता, वो कांग्रेस के नेता तो है नहीं। क्यों नहीं भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं? 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की और पनपाते रहे, भ्रष्टाचार और पनपाते रहे। आज कम से कम मैं तो इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि वो हिम्मत कर रहे हैं, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है और उन्हें स्वीकार किया कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार था, मैं भी असफल रहा हूं और आज की सरकार में भ्रष्टाचार है। इस बात को कम से कम भाजपा का नेतृत्व स्वीकार। तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से वन्यजीव निचले इलाकों की तरफ रुख करने लगे हैं, जिसे लेकर वन विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क में वन्यजीवों की मूवमेंट पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। दरअसल बर्फबारी का फायदा उठाकर शिकारी वन्यजीवों का शिकार करने की फिराक में रहते हैं और इसी को देखते हुए वन विभाग जंगल में गश्त भी बढ़ा रहा है। बर्फबारी जब बहुत ज़्यादा होने लगती है तो हमारा स्नो लेपर्ड, भरल, यहाँ तक कि ब्राउन बियर और कस्तूरा मृग, ये सारे जो स्पीसीज हैं, इनके जो प्राणी हैं वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। तो इनको हम पिछले सालों में लंका तक इनका देखा गया है कि ये यहाँ तक मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। उनकी निगरानी के लिए ही हमारे स्टाफ को जो है हम उनको ताकीद कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो। जोशीमठ में चीन सीमा से लगे कागा गांव में एक साथ कई घरों में चोरी की वारदात हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सर्दी के मौसम के दौरान इस इलाके के लोग बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों की तरफ चले जाते हैं और इसी दौरान किसी ने एक साथ 12 घरों के ताले तोड़कर चोरी कर ली है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जोशीमठ के कागा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां एक साथ 12 घरों को चोर ने निशाना बनाया है। बर्फबारी की वजह से जो लोग हैं वो निचले इलाकों में चले जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर जो चोर है उसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चीन सीमा से लगता है ये गांव और यहाँ एक साथ 12 घरों को चोर ने निशाना बनाया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, उस घर की तस्वीर है जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जोशीमठ का कागा गांव है, चीन सीमा से लगता है और यहाँ पर चोरी की बड़ी वारदात, एक साथ 12 घरों को निशाना बनाया गया है। और इधर पौड़ी जिले में सर्दी के मौसम में भी जंगल आग में झुलस रहे हैं। श्रीनगर पौड़ी रोड पर डोबर श्रीकोट के पास जंगल में आग लग गई और जंगल में आग की सूचना पर वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वन विभाग का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने जंगल में आग लगाई है, जिसकी जांच की जा रही है। यहाँ आग लगी तो हम लोग रुक के इसको जो है कंट्रोल करने लगे। सर्दियों में ऐसा है कि जो आप देख रहे हैं कि यहाँ चीड़ के सब पेड़ दिख रहे हैं, इनके पिरूल रहते हैं, तो कोई बीड़ी पी के फेंक दिया होगा या कोई किसी तरह से आग यहाँ पर आ गई होगी, इसके कारण लग गई। तो हम लोग पहुँच गए, इसलिए इसको कंट्रोल कर लिए।
तो पहाड़ों की आबो हवा को साफ सुथरा मानकर लोग यहां घूमने आते हैं, मगर इन दिनों पहाड़ की आबो हवा भी खराब हो रही है। जानकारों की माने तो दिल्ली से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन उत्तराखंड की वादियों तक पहुंच रहा है और आलम यह है कि पोस्ट मानसून और सर्दी में भी प्रदूषण 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पहुंच रहा है। दिल्ली से बड़ी मात्रा में डस्ट पार्टिकल प्रदेश के पहाड़ी हिस्से में पहुंच रहे हैं और इसे लेकर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने चिंता भी जाहिर की है। विशेषज्ञों की माने तो इस मामले पर सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली नॉर्दर्न बेल्ट है वो कंप्लीट जो है हिमालय से कवर्ड है, तो जो भी पॉल्यूशन यहाँ पे इमिट होता है ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक वेहिकुलर इमिशंस हैं या लोकल बायोमास बर्निंग है, पराली का जो आप बता रहे हो उससे जो इमिट हो रहा है वो यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इस समय ऐसी नहीं रहती। इस समय काफ़ी स्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये सबसाइड कर जाता है। और जब भी विंडी एटमॉस्फेयर रहता है तो ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो उस समय ये काफ़ी इफेक्टिव होता है कि वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो वहाँ से दिल्ली रीजन या एनसीआर रीजन से वो ट्रांसपोर्ट होकर के आ सके यहाँ उत्तराखंड के हिमालय। इधर पिथौरागढ़ में एक कार गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में एक कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में चंडाक रोड पर हुआ है और हादसा बीती रात हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिथौरागढ़ हादसे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने 21 नवंबर को सचिवालय कूच की बात कही है, मगर यहां सवाल यह है कि प्रीतम सिंह पार्टी संगठन से हटकर कोई बयान दे रहे हैं, जिससे एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी नेताओं से दिल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि संगठन के नेता इसे सामान्य बात मान रहे हैं। कूच की बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि सरकार दमनात्मक रवैया अख्तियार करेगी तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं उत्तराखंड के आम जन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 21 नवंबर को जो हम कूच करने जा रहे हैं उसमें अपनी सहभागिता निभाने का। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं। देखिए, अपना अपना कार्यक्रम भी हो सकता है, कभी कभी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम भी तो करते हैं। अगर उसमें वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, न उसको कोई विवाद का विषय बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया तो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं तो कांग्रेस का कार्यक्रम माना जाएगा, कांग्रेस के नेता द्वारा किया जाएगा। और ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत कॉल है, तो कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता किसी मामले में पूछना, क्योंकि लोकल इश्यूज में है, अपने क्षेत्र के मसले को अगर ऐसा आंदोलन कर रहा है तो पूरी पार्टी उनका साथ रहेगी, पूरी पार्टी उनका साथ देगी। और उत्तराखंड में मंत्रियों को फिलहाल पुरानी गाड़ियों में ही चलना होगा, क्योंकि मंत्रियों के लिए खरीदे जाने वाली नई गाड़ियों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने फिलहाल आपत्ति जता दी है। परिवहन विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने वापस कर दिया है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों और मंत्रियों की मांग पर वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। एक तो 6 वर्ष से डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़े हैं और जो गाड़ियों की जीएसटी बढ़ी है उससे गाड़ियों के दाम बढ़े हुए हैं, और जहां जनता को सुरक्षा की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी सुरक्षा की मांग करी है। क्योंकि परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है कि कितने की हम गाड़ी खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग ने कुछ मामले में आपत्ति लगाई है, वो प्रस्ताव वापस आया है, उसको पुनः निर्धारण करके वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। जो आजकल के रेट के अनुसार जो इनोवा का रेट है, पहले 18,000 था, अब 24-25 हो गया है, तो जो निर्धारित नियमानुसार रेट होगा उसी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए पंकज राणा सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, नई गाड़ियों का प्रस्ताव भेजा गया लेकिन वित्त विभाग की तरफ से वापस उसे कर दिया गया है, क्या तर्क दिया जा रहा है इसकी वापसी के पीछे? देखिए आयुषी, ये बताया जा रहा है, ये जानकारी मिली है कि अभी जो वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा है उसमें क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी मंत्रियों और तमाम अधिकारियों को 1 क्लास के लिए, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें आपत्तियां लगाई हैं कि गाड़ियों के रेट अप डाउन हो रहे हैं। और जिस तरह से मंत्रियों ने डिमांड की थी कि 7 एयरबैग वाली और जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो मंत्रियों को मिलनी चाहिए सुरक्षा के मद्देनजर, तो फिलहाल अभी जो वित्त विभाग ने उसमें 6 से 7 आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया है और कहा है कि फिर से जो
तमाम चीजें हैं वो लाई जानी चाहिए, क्योंकि 1 लाख अफसर और मंत्रियों के लिए जो गाड़ी खरीदी जानी है वो लगभग 20 लाख से 24 लाख तक की गाड़ियां हैं, उसमें इनोवा और अन्य गाड़ियां शामिल की गई हैं। तो साफ तौर पर वित्त विभाग की आपत्ति के बाद परिवहन विभाग फिर से ये प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि सरकार के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है और मंत्री ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनको लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि मंत्री जो मंत्री एक कामकाज के लिए प्रदेश में बनाए गए हैं, जो अपने विभागों के काम देख रहे हैं, उन्हें लग्जरी गाड़ियां आखिर क्या क्यों चाहिए? कि जिस तरह से आपने सुना है कि अभी जो परिवहन मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण मंत्रियों की जनप्रतिनिधि की होती है, तो उसी लिहाज से गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो फिलहाल अभी वित्त विभाग ने आपत्ति जता दी है और अभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत भी हुई है। काम में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी, सीएम की तरफ से ये कहा गया है। लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम की तरफ से समीक्षा बैठक की गई जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है और सीएम की तरफ से यह साफ कहा गया है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाह अफसर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सचिवालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? क्या ऐसे मुद्दे थे सुरक्षा को लेकर जिन पर बातचीत हुई है? आयुषी, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे हैं और जितने भी जिले हैं उनके डीएम और एसएसपी एसपी इसमें वर्चुअल माध्यम से जुड़े। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं तो मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि खास तौर पर जो महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दे हैं, चाहे घरेलू हिंसा हो, यौन उत्पीड़न हो या छेड़खानी के मामले हो, इन मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए। इसके अलावा जो थाना कोतवाली है उसमें एक महिला अधिकारी की नियुक्ति इन मामलों को लेकर की जाए। तमाम डीएम और एसएसपी हर महीने समीक्षा करें अपने जिले की किस तरीके से इन मामलों का निस्तारण हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया है कि अगले महीने एक बार फिर से वो बैठक लेंगे और बैठक के बाद तमाम लोगों से ये फीडबैक लेंगे कि किस तरीके के जो मामले थे वो सामने आए और पुलिस ने उसका क्या निस्तारण किया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में एक ऐप का भी जो है शुभारंभ किया है। गौरव शक्ति ऐप है जिसमें इस ऐप के अंतर्गत जो सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय है या फिर चाहे घर में काम करने वाली ही कामकाजी महिलाएं क्यों न हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पुलिस को उनकी जानकारी रहेगी कि कौन कौन सी महिलाएं कहाँ पर काम कर रही हैं। ये भी कहा गया है कि हर 15 दिन में महिला पुलिस अधिकारी उन महिलाओं से बातचीत करें, उनकी सुरक्षा के बारे में पूछे कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा का एक माहौल प्रदेश में पैदा हो सके, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर लोगों को विश्वास है, उन तमाम चीजों को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, रवि ने जैसे जानकारी दी कि समीक्षा बैठक में एक ऐप की भी शुरुआत की गई है जिसमें महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और क्या कुछ और कहा है सीएम ने इस ऐप को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। वो ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियाँ इस क्षेत्र में काम करेंगी जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो कि पुलिस और सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।